बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑब्स की टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। जैसे कि हम क्लासेस में पढ़ते होते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो बार बार डिजीज़ के दौरान स्टूडेंट्स को डिफरेंट टर्म्स समझाने पड़ते हैं। लिहाजा मेरी हमेशा ये स्ट्रेटजी होती है कि मैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उस सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स को समझा दूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नर्स मिडवाइफ डिफिनेशन। नर्स मिडवाइफ वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जिसने एजुकेशन ली हुई होती है मिडवाइफरी की, और वो केयर करती है फीमेल की, ख़ास तौर पर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और मिडवाइफ जो है वो फीमेल ही होती है। मिडवाइफ एजुकेट करती है, स्क्रीन करती है, मुख्तलिफ डिजीज़ को स्क्रीन कर लेती है और केयर करती है एक्सपेक्टेड मदर्स की ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। मिडवाइफ एक स्पेशलाइज्ड फीमेल होती है जो कि फीमेल की हेल्प करती है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, और वो एजुकेट करती है फीमेल को, उनकी स्क्रीनिंग करती है और उनको केयर प्रोवाइड करती है एक्सपेक्टेड मदर्स को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। फिर है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। ये सिंपली वो ड्यू डेट है जो कोई प्रेग्नेंट लेडी अपनी डिलीवरी के लिए एस्टिमेशन लगाती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी 37 to 42 वीक्स चलती है। यहाँ पे हम दो मेथड सीखेंगे ईडीडी आइडेंटिफाई करने के। पहला तरीका है नीगल्स रूल। नीगल्स रूल में सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं और 7 डेज लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में प्लस कर लेते हैं, फिर इसके बाद 3 मंथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ईयर्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि 1 नवंबर 2017 अगर किसी फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो वो हम उसमें 7 डेज जमा करें, वो 8 नवंबर 2017 आ जाएगा। फिर उसमें से हम 3 मंथ सब्सट्रैक्ट करें, 8 अगस्त 2017 आ जाएगा, और 1 ईयर उसमें प्लस करें तो 8 अगस्त 2018 आ जाएगा। दूसरा तरीका है प्रेगनेंसी व्हील का। प्रेगनेंसी व्हील जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ईडीडी आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इसका यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। प्रेगनेंसी व्हील में अक्सर में 2 व्हील्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े व्हील पे मंथ्स और उन मंथ्स में मौजूद सारे डेट्स लिखे गए होते हैं, जबकि छोटे व्हील पे दो एरो बनाए गए होते हैं। एक एरो जो है अगर हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पे खड़ा करते हैं तो दूसरा एरो जो है वो 9 मंथ्स और 7 डेज के बाद खुद ही एक जगह पे खड़ा हो जाता है। तो जो कि एग्जैक्ट ईडीडी उस खातून का ईडीडी हमारे पास निकल के आता है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो ईडीडी होता है वो हमेशा एस्टिमेट एक होता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसी डेट पे खातून की डिलीवरी हो जाए। ये एक रफ सा अंदाज़ा होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि इन डेट्स में या इन दिनों में उसकी डिलीवरी होगी। अच्छा, अब इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ बर्थ वेट। बर्थ वेट जो है, बर्थ वेट की एस्टिमेशन लगाना मिडवाइफ के लिए या हेल्थ प्रोफेशनल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो किस लिए कि लो बर्थ वेट बेबीज़ जो होते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, या उनके हालात दूसरे बच्चों से चेंज होते हैं, वो हाइपोथर्मिया में जाते हैं, इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, और उनको फीडिंग लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी जो है उसका बताया है कि 2500 ग्राम से जिस बेबी का वेट कम है तो वो लो बर्थ वेट है, और जिसका 1500 ग्राम से कम है तो वो वेरी लो बर्थ वेट में आता है। फिर यहाँ पे इस 7 स्लाइड में हम गेस्टेशनल टाइमिंग की बात करते हैं। गेस्टेशनल टाइमिंग की स्लाइड में हमने 4 बताए हैं टर्म। जिस खातून की 36 वीक से या 41 वीक तक गेस्टेशन चले तो उसको हम टर्म कहते हैं।
प्री टर्म जिसका बेबी 36 वीक से पहले डिलीवर हो, पोस्ट डेट जिसकी ईडीडी 39 या 41 वीक उसकी प्रेगनेंसी चले, और पोस्ट टर्म क्या है कि उसकी 41 वीक्स की कंप्लीशन के बाद उसकी प्रेगनेंसी या डिलीवरी हो, प्रेगनेंसी ख़त्म हो या डिलीवरी हो तो उसको हम पोस्ट टर्म कहते हैं। फिर स्लाइड 8 में हम ग्रेविडा की बात करते हैं। ग्रेविडा क्या है कि एक खातून जो है वो कितनी मरतबा प्रेग्नेंट हुई है इस तखसीस के बगैर कि उसकी प्रेगनेंसी का आउटपुट क्या रहा। एक टर्म है नली ग्रेविडा और ग्रेविडा ज़ीरो, वो ख़वातीन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। प्राइमरी ग्रेविडा या ग्रेविडा 1 वो खातून है जो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी ग्रेविडा जो है उसको हम मज़ीद एक से ज़्यादा मरतबा डिलीवर होने वाली ख़वातीन, एक से ज़्यादा मरतबा प्रेग्नेंट होने वाली खातून, और इसको हम मज़ीद स्पेसिफाई इस तरह कर सकते हैं कि ग्रेविडा 2 जो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है और ग्रेविडा 3 जो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई है। एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा टर्म है उन ख़वातीन के लिए यूज़ होता है जो जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम कम से कम एज 35 ईयर्स की हो। फिर स्लाइड 10 पे हम पैरिटी का जिक्र करते हैं। पैरिटी क्या है? नंबर ऑफ़ टाइम जो कोई ख़ातून डिलीवर हुई है और उसकी बेबी की एज वायबिलिटी वाली हो, यानी कि वो बेबी जो है डिलीवरी पर सरवाइव कर सकता हो, तो ये एज जो है 24 वीक्स और 500 ग्राम वेट वाले बेबीज़ भी सरवाइव कर पाए हैं। जब हम पैरिटी देखते हैं किसी खातून की तो उसमें 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। TPAL मेथड इसको कहते हैं। TPAL मेथड में 4 चीज़ें हम देखते हैं। T नंबर ऑफ़ टर्म्स डिलीवरीज, यानी कि कोई ऐसी डिलीवरी जो फुल टर्म थी। P प्रीमेच्योर डिलीवरीज। A एबॉर्शन। L लिविंग चिल्ड्रन। फिर हम गेस्टेशन की बात करते हैं। गेस्टेशन का मतलब है कि किसी खातून के फीटस में, किसी खातून के यूट्रस में जब एम्ब्रियो या फीटस होता है उसको गेस्टेशन कहते हैं। और गेस्टेशन जो है वो सेम टाइम सिंगल और डबल दोनों हो सकता है, सिंगल या मल्टीपल, यानी कि बेबीज़ प्रेगनेंसी अगर सिंगल बेबी है या सिंगल से ज़्यादा बेबी है तो उसको सिंगल या मल्टीपल गेस्टेशन कहते हैं। और गेस्टेशन के पीरियड जो है, जो इंटरवल गेस्टेशन में गुजारा जाता है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन्स में गेस्टेशनल एज जो है वो एम्ब्रियो या फीटल की एज में 2 वीक्स हम प्लस करें और 9 मंथ्स। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में से 9 मंथ और 2 वीक्स हम प्लस करें तो ये ह्यूमन्स की गेस्टेशन होती है। फिर हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और टर्म सीखते हैं, ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर जो है उसको हम प्रेगनेंसी जो है उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 12 to 13 वीक्स होता है, और अगर हम अपनी सोसाइटी के मुताबिक इसको कहें तो हम कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो है प्रेगनेंसी के वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 12 to 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स तक का टाइम है, और इसे हम चौथा, पाँचवा और छठा महीना भी कह सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 28 वीक्स से लेकर डिलीवरी तक है, और इसको 7वां, 8वां और 9th मंथ्स इसको हम कह सकते हैं। फिर एक टर्म है प्री टर्म बर्थ। अगर किसी बेबी की बर्थ 24 to 36 वीक्स गेस्टेशनल एज में हो जाए तो उसको कहते हैं प्री टर्म बर्थ। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनको रिस्क हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के भी और लॉन्ग टर्म के भी। शॉर्ट टर्म में इन्फेक्शंस, हाइपोथर्मिया और फीडिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म जो है उसमें
डिसेबिलिटीज़ या ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट में इश्यूज जो हैं वो शामिल हैं। एमेनूरिया एबनॉर्मल एब्सेस और सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि एबनॉर्मली मेंसेस का एब्सेंस हो जाना एमेनूरिया कहलाता है। अमाइनोसिंथेसिस, अमाइनोसिंथेसिस जो है उसको एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट के नाम से भी याद किया जाता है। ये प्रीनेटल टेस्ट है जो कि प्रेग्नेंट लेडी का 15 से 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी में किया जाता है और उसमें बेबीज़ के अंदर फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए ये किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा लेकर उसका टेस्ट किया जाता है। सर्टन टाइप के जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, उसके लिए अमाइनोसिंथेसिस या एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट किया जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स बेसिकली कम होते हैं और आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ब्लड के डिसऑर्डर्स में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एनीमिया का ही है। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को सेल्स तक और वो सेल्स में खुराक के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसानों के काम आता है। अब अगर किसी में आरबीसीज कम है तो वो ऑटोमेटिकली खुद को तका हुआ महसूस करता है। एनीमिया के 400 से ज़्यादा टाइप्स हैं जो अब तक मालूम हो चुके हैं। यहाँ पे हम जो एनीमिया के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं उसको, या हम कह सकते हैं कि 3 हम मेजर कैटेगरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है ब्लड लॉस वाली एनीमिया। चूँकि फ़ीमेल का जिक्र हो रहा है तो उसी से रिलेटेड हम बताते हैं कि मेंस्ट्रुएशन या चाइल्ड बर्थ जो है वो ब्लड लॉस का काज बनता है। फिर दूसरा है कि फॉल्टी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स बनते तो है लेकिन उनकी शेप सिकल दरांती की तरह होती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अगली टाइप है जो कि हेमोफीलिया इसकी एक किस्म हो सकती है, रीज़न हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियल वेजिनाइटिस की। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। अमूमन बैक्टीरियल वेजिनाइटिस कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है लेकिन सारे केसेस खुद ब खुद ठीक नहीं होते और वेजाइना में नॉर्मल फ्लोरा जो मौजूद होता है, अगर किसी वजह से इन बैक्टीरिया के नंबर बढ़ जाए तो उसकी वजह से बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होता है। इसके साइन सिम्टम्स में डिस्चार्ज है और इचिंग, इस तरह के प्रॉब्लम इसके साइन सिम्टम्स में हैं। मेडिकल एक्सपर्ट इसका एग्जैक्ट काज, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस की एग्जैक्ट काज को मालूम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी कुछ इसके बारे में अंदाज़ा है। सारे इस पे एग्री है कि वो ख़वातीन जो स्ट्रेस में होती है, जिनकी लो इम्यूनिटी होती है, जिनकी ओवरऑल जनरलाइज्ड हेल्थ उनकी वीक होती है, जनरलाइज्ड जिनको वीकनेस होती है, जिनके सेक्स पार्टनर एक से ज़्यादा होते हैं, जो स्मोक करते हैं या डॉशेस करती हैं, वो हाई रिस्क पे होती हैं। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस जो है वो एंटीबायोटिक के साथ ठीक होती है। फिर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि टिपिकली मिल्क डक्ट और ग्लैंड्स में पैदा होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स में लंप या मास है और अगर अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर मालूम हो जाए तो उसका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है, लेकिन अगर लेटर स्टेज में ये चला जाए तो ये लिम्फ नोड और ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है और फिर इसके रिकवरी के चांसेस या प्रोग्नोसिस जो है इसकी कम है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हम डिफरेंट जो कैंसर के तरीके, ट्रीटमेंट के तरीके हैं उसी से ट्रीट करते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। सर्जरी की जाती है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं कैंसर को, उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन